एक्शन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम मानवी है और वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जैसे कि टैरो कार्ड क्या होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, एंड ऑल्सो लव और लव ओरेकल क्या है एंड ये कैसे वर्क करते हैं, एंड एक वर्ड जो कि आप सब ने सुना होगा जो कि होता है जादू टोना। इन सभी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है श्रुति गांगुली। वेलकम मैम। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मानवी, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। इसके साथ अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने अपनी एजुकेशन में क्या क्या करा है एंड आप इस लाइन में कब से हैं और कैसे, मतलब आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल। मेरे जो कर लो। हाँ, ये साइलेंट कर ही रहा था। इसने बोला था साइलेंट कर लो फोन हाँ, से। क्या यार ये पहले से डला हुआ था। भाई, एक टेक में जा रहा बस था। हो गया, हो गया, हो गया। अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज़ पे हम बात करेंगे, साथ में ब्लैक मैजिक, जादू टोना क्या, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हाँ, हम मेरे कवर पास करेंगे बहुत ऐसे। सारे हाँ, टॉपिक है, तो वो ऐसे ऐसे बातों करके। बातों में आपसे हाँ हाँ पूछ हाँ, लूँगी ठीक है। कि मैम इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में। ऑलरेडी वो ठीक है। ईगो पे ले ली इसने। चलो रेडी, कंटिन्यू रोलिंग। फोन साइलेंट कर। एक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानवी है एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि टैरो कार्ड क्या होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, लव ओरेकल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, एंड एक टॉपिक जो कि सब एक ना एक बार सुना होगा, एंड वो टॉपिक है काला जादू और जादू टोना। तो ये होता क्या है, तो आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में है श्रुति गांगुली। तो वेलकम मैम। धन्यवाद। नमस्कार मानवी जी, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? तो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने ये लाइन में आने का कैसे सोचा, और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी हैं, क्या क्या पढ़ा है, आपकी फैमिली के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए तो। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताऊंगी अपनी फैमिली के बारे में। मेरे फादर जो थे एक आईपीएस ऑफिसर थे, और उनके ट्रांसफ़र्स होते रहते थे, तो हर 3 साल में हमारे सिटीज़ चेंज हो जाते थे। मेरा जो बचपन बीता हुआ है, और मेरी मदर एक हाउसवाइफ रही हैं। और अगर आप हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, तो मैं हमेशा एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। मेरे 2 भाई हैं, एक बड़े भाई थे मेरे, और एक अभी मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा भाई है। तो हम लोगों की जो परवरिश हुई है, तो हमको हमेशा से ये सिखाया गया, मैं क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, तो बचपन से ही मेरी मदर को और मेरे फादर को मैं देखती आ रही थी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं सवेरे उठ के। और पूजा पाठ हमारे घर में सबसे पहले पूजा होती थी, उसके बाद ही कोई काम शुरू होता था। और जानवर जो हैं, जैसे हमारे आसपास जैसे स्ट्रीट डॉग्स हाँ हैं, जी। जैसे घर में आ जाते थे, तो उनके लिए अलग, गाय के लिए अलग रोटी, और इस तरह से जो हम बचपन से जो देखते आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात इनमें जो ह्यूमैनिटी जो मैंने सीखी, हमारे मदर फादर ने हमको ह्यूमैनिटी सिखाई, मतलब एक तरह से, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। अब आपने खुद ही देखा होगा कि मैं बड़े बड़े बंगलों में, बहुत सारे बड़े बड़े बंगलोज होते थे, जैसे जब पापा के, मेरे फादर के ट्रांसफ़र्स हाँ, होते थे, ट्रांसफ़र तो वगैरह। देखा जाए तो हम लोग को बंगलोज मिलते थे, तो बहुत बड़े उसके लॉन हैं, सब हैं, मतलब गार्ड लगा हुआ है, गेट पे गार्ड ड्यूटी पे है। हमारे यहाँ कुक्स रहते थे, हमारे यहाँ जो गार्डनर्स वगैरह रहते थे वो काम करते थे, माली जिनको हम बोलते हैं। हाँ जी। तो ये सबको हम लोग देखते थे। आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे। तो हमारे यहाँ हमको एक तरह से सिखाया गया कि हर किसी से आप पहली चीज़ आवाज़ रेस करके बात नहीं करेंगे, और सबसे तमीज़ से बात करेंगे। मतलब हम लोग को बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि हम लोग किसी से काम बोलें या किसी से बदतमीज़ी करें। तो वो एक जो कल्चर जो सिखाया गया ना, एक जो कहते हैं कि संस्कार, वो माँ बाप से ही आते हैं आपको। तो वो पापा जो थे वो भी बहुत ही हम्बल थे, और मदर भी मेरी बहुत ही पोलाइट थी सभी से। और खुद से उनका ये रहता था हर चीज़, अगर कुक भी हैं तो वो हाउस हेल्प भी उनको हेल्प करते थे।
सब खुद बैठ के सारा काम वो करा रही हैं, उनका ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं देखा मम्मी का। और बहुत ही जो लोग भी घर में आते थे उनको पूरी रिस्पेक्ट से मतलब चाय कॉफ़ी कोई भी बिना खाए या चाय पिए ऐसे नहीं जा सकता था घर से, एक ऐसा कल्चर था। फिर मम्मी पापा को मैंने देखा कि कुछ और मतलब कहते हैं ऑर्फिन, एक मतलब बच्चों की उनका उनको हेल्प करना, उनको पालने में मतलब जैसे कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई में हेल्प करना। साथ में उनकी शादियां, मतलब ऐसी भी बच्चियां थी कि जिनके कोई माँ बाप नहीं थे और अचानक जैसे एक फीमेल जो थी बच्ची थी 14 साल की, वो कहीं से आ गई थी, तो नारी निकेतन ना भेज के उनको उसको एडॉप्ट करके उस बच्ची की शादी कराई मम्मी पापा ने ही, उसको पूरा जिसे कहते हैं ना कि पाला, फिर शादी कराई। ऐसे भी हमारे घर में हुए। फिर जैसे मान लीजिए कहीं पोस्टिंग हुई तो बाहर गार्डन होता था, बड़े बड़े पेड़ होते थे, तो वो पैरेट्स वगैरह जब ओले पड़ते थे ठंड में तो वो पैरेट्स गिर जाते थे, ओलों की मार से पक्षी गिर जाते थे। तो रात को हम छोटे छोटे थे 7-8 साल के, तब माँ बाप को देखते थे अपने मम्मी पापा को कि वो बोरा लेके जाते थे, उन पैरेट्स को रखते थे अपने घर में बंगले में अलग से, और जहाँ हम लोग का स्टोर रूम होता था वहाँ वो बोरों में उनको रखते थे कि रात को इनको गर्मी मिल जाए, और उनको सबको सवेरे उड़ा देते थे। मतलब बर्ड की फीडिंग करना, वो गौरैया चिड़िया आती है उसके लिए अलग दाने रखना, तो ये सब चीज़ें हम देखते आ रहे थे बचपन से। तो आप कितने ही अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ लो, लेकिन जो आपको घर से संस्कार मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते। तो वो मेरा एक बचपन से, हम तीनों ही भाई बहन का एक कल्चर था, तीनों के मन में एक दया भावना हर किसी के लिए ये थी। अब मेरी आप एडुकेशन क्वालिफिकेशंस पे जाएं तो मैंने 2 डांसेस में विशारद किया। मैं बचपन से क्लास 6 से परफॉर्म करती आ रही थी, मैं क्लासिकल डांसर हूँ। तो समझ लीजिए 6 से मैं कथक और भरतनाट्यम परफॉर्म करती आ रही थी, तो वो भी। फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद मैंने साइंस लिया, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी किया। उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था ये सब जानने का कि भाई कैसा क्या हमारा है, तो मतलब जियोग्राफी जो कहलाती है उससे मैंने पीजी किया। तो मेरे को कभी भी इस तरह के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया घर में कि नहीं तुमको बीटेक ही करना है या तुमको डॉक्टर ही बनना है। मुझे पूरी फ्रीडम बचपन से मिली। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जियोग्राफी से फिर मैंने एमबीए सप्लाई चेन किया। अच्छा। और मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब भी किया। अब इस फील्ड में मैं कैसे आई, जब मैं पुणे में हुआ करती थी। हाँ जी। तो पुणे में आपने सुना है ओशो आश्रम, सबको पता है कि पुणे में ओशो आश्रम है। तो दुनिया भर के फॉरेनर्स वहाँ पर ऑलरेडी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वहाँ सेटल्ड भी हैं। तो ऐसी ऐसी मोडेलिटीज़ आपको, ऐसा अकल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि ओशो के ही आप अगर बारे में जानना चाहेंगे तो लोग सिर्फ वो भी जबलपुर से हैं, और मैं भी मतलब जहाँ मेरा होम टाउन है वो भी मेरा जबलपुर का ही है। तो ओशो भी वहाँ पर एक प्रोफेसर हुआ करते थे, पढ़ाया करते थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे। तो ओशो जो थे वो पुणे में उनका जब आश्रम बना तो ये सारे फॉरेनर्स आते थे। तो फॉरेनर्स आते थे तो कुछ वहाँ बस गए। तो आप अगर पूछेंगे तो ओशो के भी अपने जेन कार्ड्स आते हैं, जिसको ओशो ने, माँ देवा पद्मा ने मतलब जिसको डिज़ाइन किया था, वो एक पेंटर थी, वो ओशो की फॉलोअर थी, और ओशो ने उनको तंत्र से ब्लेस किया था उन कार्ड्स को, जब ओशो थे तब की मैं बात बता रही हूँ। तो लोगों को नहीं मालूम है, ओशो भी एक बहुत बड़े अकल्टिस्ट थे, मतलब तांत्रिक हम जिसको बोलेंगे, और उनको बहुत नॉलेज था। वो माइंड रीडिंग भी बहुत बढ़िया करते थे। जैसे काफ़ी सारे आपने फिल्म स्टार्स के नाम सुने होंगे, विनोद खन्ना जी का नाम सुना होगा, वो भी उनके फॉलोअर थे, शिष्यों में थे, है ना। तो ये जो पूना शहर है, तो वहाँ बहुत सारी आपको ऐसी मोडालिटीज़ मिलेंगी। तो वहाँ मैंने लोगों का ये इंटरेस्ट देखा। उस समय मैं एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती थी, बहुत अच्छे जॉब में थी। सैटरडे संडे मुझे ऑफ मिलते थे। तो मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास हर चीज़ थी, मतलब देखा जाए पैसा है, आपको हर चीज़ फैसिलिटी मिल रही है। वही मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब सब कुछ, मतलब आपकी फैमिली इतनी अच्छी थी, सब कुछ सही था, जॉब कर रहे थे, फिर अचानक से आप इस बैकग्राउंड में, लाइक हाउ? क्योंकि मेरा जो एक नेचर था, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पली बड़ी थी,
तो एक मुझे ठीक है कि मुझे देखा जाए, मैं आप कई लोग मुझे, मेरे साथ उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं, उनको ये लगता था कि ये अलग अलग क्यों रहती है, ये हमारे ग्रुप में क्यों नहीं जाती, ये हमारे साथ कहीं घूमने क्यों नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो लोग पार्टी करते हैं, जो भी, कोई मेरे को उसमें वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं हुआ करता था। तो सैटरडे संडे में आप शॉपिंग भी करोगे या घूमोगे भी, या ट्रैवलिंग का भी मुझे शौक है, तो ट्रैवल भी करोगे तो कितना करोगे। तो कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की कमी है। तो इस तरह से वहाँ पर आर्टिकल्स, जो पुणे टाइम्स में या पुणे में ये अपना कई सारे जो न्यूज़पेपर हैं वहाँ के, उसमें जब आते थे आर्टिकल्स कि ये वाली वर्कशॉप लग रही है, वो वाली वर्कशॉप लग रही है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था। तो मैंने कई लोगों को अप्रोच किया, है ना। अप्रोच करने के बाद मैंने बोला कि भाई कैसे सीखा जाता है, तो वहाँ से मैंने धीरे 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 चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी। और वहीं से मैं टैरो कार्ड्स का भी इंट्रोडक्शन जो हुआ था वहीं से ही हुआ था, क्योंकि वहाँ जो उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे टैरो कार्ड्स। अभी आपने लॉकडाउन के बाद ही आपने बहुत सारे अब तो यूट्यूबर्स को बहुत देखा ज़्यादा ही होगा, मैंने देखा है ना। तो तो जैसा कि मैम आपने बात करा टैरो कार्ड्स के ऊपर, तो मैं जी जानना चाहूँगी कि ये क्या है। और मतलब आज के टाइम में आपको भी पता है कि हर कोई टैरो कार्ड की तरफ जा रहा है, जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब क्या ये सही होता है और कैसे ये हेल्प करता है लोगों को जानने में, जो भी वो क्वेश्चंस उनके माइंड में होता है, लाइक कैसे। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। टैरो कार्ड्स बिल्कुल जो कहते हैं हम जेन्युइन विद्या है। और जैसे हमारे यहाँ प्रश्न कुंडली होती है हाँ जी। ज्योतिष में, हाँ जी। और ये प्रश्न कुंडली की विद्या कहाँ की है, आपने सुना होगा, वैथीश्वरम कोविल करके एक जगह है जहाँ शिव जी का मंदिर है, साउथ में, मदुरई, मदुरई के पास वो जगह पड़ती है हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा है ना। और उसमें क्या रहता है, वो लोग हैंड प्रिंट्स होते हैं, मतलब हर प्रिंट्स कुछ, जैसे मान लो 15 तरह के प्रिंट्स होते हैं, 20 तरह के प्रिंट्स होते हैं। तो ये भी 5,000 साल पुरानी ही विद्या है। जो आपने प्रश्न कुंडली के बारे में मैं बता रही हूँ, वो हमारी एक तरह से वैदिक उसमें है। तो हमारे हैंड प्रिंट्स लेके, और उनके पास पट्टियाँ, ताम्रपत्र टाइप की चीज़ें होती हैं, पट्टी टाइप के, और उससे वो हमारे हैंड प्रिंट्स मैच करके फिर वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं हमारी पास्ट लाइफ का, हमारी करंट लाइफ का, और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सेम यही प्रश्न कुंडली, ये टैरो कार्ड्स होते हैं। ये इजिप्ट की विद्या है, और ये इजिप्ट से आई है। इजिप्ट से ये ज्यूस के पास पहुंची, ज्यूस से आपका यूरोप के जो जिप्सीज़ हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इनको फैलाया, क्योंकि जिप्सीज़ आप जानते हो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे, हाँ जी। बंजारे। हाँ, बंजारे वो तो करते हैं। तो उनकी जो हेड होती थी वहाँ, जो ये टैरो कार्ड्स, और उन्होंने अलग, वो डेक अलग है जिप्सी ऑरेकल कार्ड्स। तो वो फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, इस तरह की यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके हुआ, तो उसमें वो लोग ट्रैवल करते रहते थे। तो वो पर्टिकुलर कार्ड्स होते हैं, तो वो डेक भी मेरे पास है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो वो लेडी को बोला जाता था सिबेला, है ना। और जो ये इजिप्शियन कार्ड्स हैं, जो हम राइडर वेट की तरह, जो 78 कार्ड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78, जिसमें 56 मेजर आर्काना और 56 माइनर आर्काना और 22 मेजर आर्काना कहलाते हैं। आर्काना वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड है, और उसको हम हिंदी में बोलेंगे रहस्य, सीक्रेट। तो ये एक तरह से एसोटेरिक नॉलेज है, गुप्त ज्ञान कहलाता है ना। इसमें हिडन सिम्बॉलिज्म्स होते हैं, कलर्स होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो जो माइनर आर्काना, जो 56 कार्ड हैं, उनकी एनर्जी सीज़न बेस्ड चेंज होती रहती हैं। जैसे हमारा एक कोई विंटर सीज़न आया, उसके बाद आ जाएगा स्प्रिंग सीज़न, तो वो एनर्जीज चेंज होती हैं। पर जो 22 मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, वो स्पेस की एनर्जीज होती हैं, ग्रहों की एनर्जीज होती हैं, तो वो चेंज नहीं होती हैं, वो होके ही रहता है। बस ये चीज़ रहता है कि हम क्वेरेंट को बोल देते हैं कि भाई ये चीज़ होने वाली है, तो आपको थोड़ी बहुत इन सब, अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर थोड़ा हमको लगेगा देख के तो हम उसको एक वार्निंग दे देते हैं, और एक हम उसको अलर्ट कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। चाहे अगर किसी का रिश्ता टूट रहा हो, चाहे कोई बहुत ज़्यादा जिस इंटॉक्सिकेशन में हो, जैसे किसी की बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत होती है, या ये, तो ऐसे करके हम वार्न कर देते कि भाई ये हमको दिख रहा है, ये चीज़ें आपको अभी इतने टाइम तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक नहीं करनी है, ऐसा रहता है। तो ये मेजर और माइनर अरकाना होता है।
तो आपने इजिप्ट में देखा होगा पिरामिड्स, जी। तो पिरामिड्स मैं इजिप्ट गई हूँ ऑलरेडी, 2 साल पहले मैं पूरा वहाँ ट्रैवल करके आई और गीज़ा के पिरामिड्स मैंने देखे। जो आप मतलब देखा जाए तो वहाँ अंदर आप देखोगे तो वो अलग ही चैम्बर्स बने हुए हैं, लेकिन जो उसके बाहर पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो डीटीज़ होते थे, मतलब बहुत सारे, जैसे हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे गॉड होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर उन लोग देवी देवता को मानते थे और बहुत सारे देवी देवता को वो लोग मानते थे एंशिएंट इजिप्शियन। अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो बहुत ही आपको मतलब उसमें सांप को भी मानते थे, मगरमच्छ को भी मानते थे, वो वाले भी रहते थे, और आपका देवियाँ हैं। हाँ, वो अलग अलग गॉड होते थे। जेकाल मतलब अनुबिस है ना, और आपने हतूर मतलब जो आपने देखा होगा हॉर्न रहते हैं सिर पे, बीच में सन डिस्क रहता है, वो रा मतलब सन गॉड। रा की आँख से वो मदर हतूर निकली थी और मदर हतूर वीनस से आए हैं। और अगर आप रा के बारे में पूछेंगे तो उन लोग वो गॉड मानते थे रा को, पर आप एक बुक आती है लॉ ऑफ वन करके, उसके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं अमेज़न पे। तो वो बुक जिन्होंने लिखी थी वो उन्होंने 80s में मीडियमशिप की थी। जब मीडियमशिप की तो रा आए थे। तो रा कौन है? रा पहले वीनस पे रहते थे। 6 डेंसिटी 6 डायमेंशन के लोग हैं वो, है ना। पहले वो वीनस पे रहते थे, फिर वो सन पे रहने चले गए। देन सन के बाद आज से 10,000 पहले, सबसे पहले आए थे 10,000 साल पहले। फिर जब इजिप्ट के पिरामिड्स बने तो वो 5,000 साल पहले अर्थ पे आए। लेकिन हम लोगों की जो डेंसिटी है, हम लोग हैवी, हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनके यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, तो वो हल्की होती है उनकी बॉडी, तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा उन्होंने कहा कि इजिप्ट के पिरामिड उन्होंने बनाए थे और उनको लोगों ने भगवान समझ लिया, लाइक क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर्स थे। वो ईटीज़ हैं, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, आपने सुना होगा तो देखा जाए तो। लेकिन उसको वहाँ पर भगवान मान के आपने, अगर आप देखोगे तो इजिप्ट के जस्ट गीज़ा पिरामिड आप देखोगे तो 3 ओराइन बेल्ट के 3 स्टार्स हैं और आगे सीरियस स्टार है। सीरियस स्टार जो है सन के बगल में है। तो ऐसे आपको बेल्ट के नीचे तीनों एक्यूरेट पिरामिड्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से मदर हतूर का जो टेम्पल है वो कायरो से 9 घंटे दूर डेंडेरा करके एक जगह है ना, वैली ऑफ किंग्स के पास। तो डेंडेरा जो है उर्स नक्षत्र जो है हमारा, तो डेंडेरा को जो आज से 2,500 साल पहले क्लियोपेट्रा ने वो मंदिर बनवाया था मदर हतूर का, है ना। तो वो जस्ट उसके नीचे उर्स नक्षत्र के। तो आप समझ सकते हो कि एस्ट्रोनॉमी में वो लोग कितने इंटेलिजेंट थे। इवन मैंने वहाँ ममीज़ तक को देखा। वहाँ मैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गई तो वहाँ 22 फ़राओज़ की मम्मी और क्वींस की मम्मी, क्वीन टिए, क्वीन हैटशेप्सुट, सबकी मम्मीज़ मैंने देखी। और आप अगर उनके फीचर्स देखोगे तो उनकी एक एक लाइन आपको 5,000 साल पहले की आपको फेशियल लाइंस तक दिखेंगी। इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड मम्मीज़ हैं वहाँ पर। सकारा सबसे ओल्ड पिरामिड है। गीज़ा में टोटल 9 पिरामिड्स हैं और खूफू, खाफरे और मेनकाउरे, ऐसे वो जो हैं गीज़ा के पिरामिड्स हैं। और मेनकाउरे की जो वाइफ हैं उनके 3 पिरामिड हैं छोटे छोटे। तो वो सब मैं पूरा वहाँ ट्रैवल करके और देख के आई आंखों से, मतलब कि जो मैंने कहानियाँ सुनी है वो सही है कि नहीं। तो रियली मैं वहाँ गई तो इट्स अ मैजिकल प्लेस। वो जगह में इतना एनिग्मेटिक है। और वो गीज़ा में मैं जब गई गीज़ा प्लेट्यू पे, तो वहाँ आप एनर्जी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली साइकिक मीडियम्स हैं तो हम एनर्जी फील करते हैं, वो फील करके देखते हैं कि वो, इसीलिए आप कुछ लोगों से दूर रहते हैं। जी हाँ, वो ओराइन कॉन्स्टेलेशन के जस्ट नीचे बने हैं वो पिरामिड्स। तो वहाँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर प्रीस्ट बैठा करते थे। और ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं एक तरह से। मैं तो आपसे यही पूछने हाँ, वाली थी कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं एंड इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम पहले टैरो कार्ड्स का हम ख़त्म कर लें। तो ये हर एक सोल का एक अलग रिकॉर्ड होता है। टैरो कार्ड्स आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करता है हर एक सोल का। तो क्या होता था कि प्रीस्ट के पास कोई भी पर्सन जाता था अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो वो एक बुक थी उनकी, मतलब जैसे रिलीजियस बुक, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है, ऐसे उनकी कोई बुक होती थी जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स वो लोग एक्सेस करते थे। 78 कार्ड्स की थी और रैंडमली जो भी पेज खुलता था वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन और आगे क्या गाइडेंस है उसका वो रहता था। तो वो पिरामिड कॉम्प्लेक्स में ही प्रीस्ट बैठा करते थे।
तो वहाँ से ये टैरो कार्ड्स बने। उसके बाद ये आपने मोजेस का नाम सुना होगा, मूसा पीर, वो भी फ़राओ थे, इजिप्शियन फ़राओ थे। उन्होंने रेड सी के बीच में से रास्ता बनाया था और उसके बाद वो कहाँ पहुँचे थे, जेरूसलम जाके उन्होंने ज्यूस को बसाया था, है ना। और उनको एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो कबाला प्रैक्टिस करते हैं, आपको अगर पता होगा, ज्यूस लोग कबाला प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, होली कबाला कहते हैं उसको। तो जो कबाला जादू होता है, कबाला मैजिक होता है, वो कैसा होता है, जैसे हमारे वैदिक मंत्र होते हैं मान लीजिए, तो हम लोग उसका 1.25 लाख चैंट कर लिए या 2.5 लाख चैंट कर लिए। लेकिन जो ये होली कबाला का मैजिक प्रैक्टिशनर होता है, वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हमको कोई मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं यूनिवर्स से, तो कबाला प्रैक्टिशनर के पास चले जाइए आप, वो आपसे बोलेगा मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है 120% पूरी होगी। हाँ, वो गारंटी वो लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो काम करता है ऐसे छोटे 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 छोटे, जब हम कोई विश, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो ऐसे 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 जाती है हमारी विश, ठीक है। कबाला से डायरेक्ट सीधे जाती है यूनिवर्स में, ठीक है, हमारी मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं आजकल तो बहुत है ना। मैनिफेस्टेशन हर कोई जी, कर रहा होता तो वही मैं आपको बता रही थी, जो कबाला प्रैक्टिशनर होता है वो गारंटी लेता है। तो ये कार्ड जो हैं धीरे धीरे यूरोप में फैले, जैसा मैंने आपको बोला, और पूरे वेस्ट में फैले, और हमारे इंडिया में मोस्टली पारसी लोग लेके आए थे इसको। आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी पारसीज होंगे मुंबई में, वो टैरो कार्ड प्रैक्टिस करते थे, है ना, उनको आता था टैरो कार्ड। और ये बाद में हम लोगों को ये विद्या आई, धीरे वो भी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये लाइव एंजल और लाइव स्पिरिट्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंजल्स कहा जाता है। जैसे हमने आर्क एंजल्स होती हैं, 7 आर्क एंजल्स, वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो गॉड के बाद होती हैं, मतलब वो मैसेंजर्स होते हैं, वो अपनी जो भी प्रेयर्स हैं वो गॉड तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये टैरो स्पिरिट्स और टैरो एंजल्स भी बोलते हैं कई लोग, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, और जो भी इनकी अट्यूनमेंट लेता है, जैसे मैंने दीक्षा ली हुई है, तो ये मेरे ऑरिक फील्ड से, मेरे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी पर्सन सिर्फ एक फ़ोटो मेरे सामने ला दे कि ये फ़ोटो देख के बताइए इस इंसान के बारे में, चाहे ये लड़की है या लड़का, कि ये क्या पर्सनालिटी है, तो मैं बस उसकी फ़ोटो देखूंगी, अपने सबकॉन्शियस में रखती हूँ और मैं उसके बारे में सब कुछ बता देती हूँ, ठीक है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये जब कनेक्ट होते हैं आपसे एनर्जीज, तो ये आपसे हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। जैसे आपने गॉड्स, जब हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, है ना, तो जैसे श्री कृष्ण जी भगवान हैं, है ना, तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं, अमेरिका में भी सेम टाइम पे पूजा हो रही है, सब जगह सेम टाइम पे हो रही है, उनकी एनर्जी कहाँ जाती है, गॉड की सेम टाइम पे हर जगह पहुँच जाती है। लेकिन आप किसी की सोल को बुलाएंगे तो वो एक टाइम पे एक ही बार एक ही इंसान के पास पहुंचेगी। तो इसलिए लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में ये अंतर होता है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिट्स होती हैं वो एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पहुंच सकती हैं, हाँ जी, जस्ट लाइक गॉड। तो ये टैरो एंजल्स, लाइव स्पिरिट्स इसमें पिक्चर्स में रहती हैं। तो ये टैरो कार्ड्स का मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ। तो ये इजिप्ट से आए, वहाँ से चेंज होते होते, जैसे हमने आपने देवी दुर्गा की जो मूर्ति कोलकाता में बनती है उसका फेस अलग होगा, हाँ, ठीक है, और जो हम नॉर्थ में बनाते हैं उसका फेस अलग होगा, पर एनर्जी एक है ना। तो सेम इजिप्ट में जो पिक्चर्स बनी थी उसको रीमॉडिफाई कब किया गया, 18th सेंचुरी में, है ना। और राइडर वेट और स्मिथ करके, राइडर वेट स्मिथ करके जो कहलाते हैं, उनकी खुद की वो थी प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने रोमन, है ना, कुछ इजिप्शियन, कुछ इस तरह की पिक्चरें डिज़ाइन करी और उनको रीडिज़ाइन करके और उनको कबाला से ब्लेस किया। और एक थे एलिस्टर क्राउली, है ना, उन्होंने भी मतलब इसको टैरो कार्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ही इसको मतलब मॉडर्न डेक्स जो आज की डेट में आप देखते हो, इसी से ही, राइडर वेट से ही इंस्पायर्ड लाखों डेक्स हैं, है ना। तो ये हम कहलाएंगे, ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये राइडर वेट वाले ही चलते हैं, जो 18th सेंचुरी में मॉडिफाई किए गए है। वही चीज़ कबाला से ब्लेस्ड है, एनर्जीज वही हैं, पंचतत्वों पे डिपेंड, मतलब पूरे बने हुए हैं वो, और आपकी ग्रहों की एनर्जीज हैं उसमें, और पर्सनालिटीज़ हैं, हिडन पर्सनालिटीज़, ऐसा है। मैम ये
टैरो कार्ड आप एक बार बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, कौन नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है? जी जी, मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि एक कार्ड के 20 मीनिंग रहते हैं। अच्छा। बगल वाला कौन सा कार्ड आया है और आगे वाला कौन सा कार्ड आया है, उससे हम लोग मैच करके रीडिंग करते हैं। और क्वेरेंट्स का जो क्वेरेंट आता है उसका क्वेश्चन भी लेते हैं कि भाई वो क्या उसके मन में चल रहा है, उसके सबकॉन्शियस में क्या कट चल करिए रहा है। मैम। ठीक है ये हाँ माइक का बैटरी मैम का चल रहा है, इसका नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? बैटरी खत्म हुआ। अरे हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं कब सही से नहीं है। चल रहा? उस पर जो बैठा था हो सकता है। कुर्सी के लायक नहीं है। असिस्टेंट क्या बैठ रहे हैं? इसके बाद मैम आप कार्ड को एक बार बताइए। हाँ, तो ये देखिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव भी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव भी, रिकॉर्डिंग ठीक है। पूरा, ऐसा नहीं। अब ये हम सारा एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं कर दोबारा सही है। अब जो क्वेश्चंस मेरे थे उस पर आ जाते हैं। हाँ हाँ क्वेश्चन जी, की बस बात है। एक बार मैम ये टैरो कार्ड एक दो कार्ड जो है ना वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद मैं आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछने चल, वाली हूँ, परोस के आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, उसको कैसे एक्सेस करते हैं? अच्छा फ्लो है ना, ठीक है ना। बहुत से जा रहे हैं मैम, हाँ, बहुत सही से जा रहा है। एनर्जी भी सही है। नहीं मुझे फील होता है, मैं भी बहुत काम करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के साथ। अच्छा मैम, जो आपने हमेशा। अभी कहा कि लाइक किसी की फोटो देख के आपको समझ आ जाता हाँ है, हाँ हाँ तो फिर ये क्या सही होता है? जैसे हाँ, वो फोटो just- देखिए डिविनेशन टूल्स जैसे कहलाते अगर हैं। कोई सामने बैठा हो तो समझ आता है, बट हाँ, अगर तो मेरे फोटो वो आते हैं ना Face reading। फेस, वो आते हैं मेरे पास, जितने क्लाइंट्स आते हैं। अब जैसे वो सामने बैठा है, मैम हाथ टच कर दें, क्या कर दें, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ तो मैंने कहा ज़रूरत भी नहीं है, मैं उनका फेस देखती हूँ और बस आंखें बंद करके कि डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट करिए इसकी एनर्जी से। अच्छा, फेस यहाँ आ गया ना उसका। अगर आप मोबाइल पे अगर किसी की फोटो दिखाते हो कि हाँ ये देखो, तो वो मोबाइल की एनर्जी नहीं समझते ये लोग। ये बात करती हैं एंजल्स, पता है आपको कैसे बात करती हैं? पिक्चर्स में। जब मैं पूछती हूँ ना कि आप बताइए अब इसका क्या है ये, तो ये बहुत डिवाइन, बहुत प्योर एनर्जीज है, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, हर और चीज़ अब- बताती है। और चलिए अब अब ना स्टार्ट मैम करते हैं। ज़्यादातर जो आप कंप्लीट कर रहे हैं बात अपनी ना, ट्राई करना है एक क्वेश्चन का आंसर वो अंडर अ मिनट खत्म हो, ताकि वो आपके बाद में छोटे रील्स काट के अपलोड कर पाए। ठीक है, हाँ। हम उसको लॉन्ग खींचेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो। नहीं, ये अभी एक्सप्लेन हो जाएगा ना। हाँ। फिर आप अपना वो आकाशिक ठीक है। रिकॉर्ड का ज़्यादा नहीं है, बाकी और भी उतना नहीं है ना, वो इजी रहेगा आप लोगों को। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कितना डिस्क्रिप्टिव होते हैं। कट करो दोबारा स्टार्ट करना।